छोड़िए, IAS IPS भी बेबस हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे अवैध कारोबार में, अगर IAS IPS DC SP अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध कोयला खनन में, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध बालू के कार्य में, तो DC SP भी पिट दिए जाएंगे। ये इस राज्य की असलियत है, इस राज्य की सच्चाई है। आपको नहीं मिला? नहीं, हमको आइडिया नहीं, हम लेते होते नहीं, हम निकल जाते हैं यहाँ से कभी। नहीं, यही मेरा सवाल था कि क्या जयराम जी सारे से जो मिला था उनको गिफ्ट, उसको तो स्वीकार कर चुके हैं? नहीं, हम जिसको देखिए, आप बिल्कुल गिफ्ट जो हमको मिला, हमने कभी ड्राइवर को दे दिया, कभी 2-4 स्टाफ को ही हमने दे दिया कि आप लोग रख लीजिए। उन लोग भी खुश हैं। साइकिल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? साइकिल क्या करें, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। स्मार्ट मीटर जो देखिए, स्मार्ट मीटर देखिए, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, सही बात है, शहर के लोग मान के चलिए सक्षम है, वो जानते हैं, लेकिन गांव में आज भी स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, उससे बल्कि उनकी परेशानी बढ़ रही है। मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हो रही है, गांव में टावर ठीक नहीं होता है, तो उस कारण क्या होता है कि लोग काफी परेशान है स्मार्ट मीटर को लेकर, और बढ़ती हुई जो बिजली का जो कनेक्शन का जो फी है उसको लेकर भी परेशान है। उसके बाद और एक चीज क्या है कि जैसे कोई छापा मारने के लिए गया, तो आपका कनेक्शन तो काटा ही, डायरेक्ट FIR हो गया। अरे भाई, उसका स्पष्टीकरण तो ले लिया जाए। क्या स्पष्टीकरण लेना तो चाहिए सबसे पहले, उसके बाद FIR की प्रक्रिया में बढ़ना चाहिए। तो मैंने उन्हीं मुद्दों को रखा, और समय आज चूंकि शनिवार था, समय ज्यादा नहीं मिला, 2-3 मिनट में हम लोग अपना बहस को समाप्त करना पड़ा। जयराम जी, एक तरफ विधायकों को साइकिल मिल रही है, दूसरा छात्रों को साइकिल नहीं मिल रही है। देखिए, ये तो आपने सही कहा, और अभी हमको लगता है कि 500 करोड़ इस राज्य का माननीयों का और सरकारी कार्यालयों का बिजली का बिल बकाया है, 500 करोड़। लेकिन अगर एक आम आदमी अगर उसका 5000 बकाया होता है तो फाइन भी होगा, कनेक्शन कार्ड भी दिया जाएगा और FIR भी होगा। तो ये दोहरा चरित्र है, इस बात से आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो साइकिल बिल्कुल छात्रों को मिलना चाहिए था, और ये छात्रों को ही मिलता तो ठीक होता। हमें नहीं लगता कि माननीयों को साइकिल की जरूरत है। जयराम जी, राज्य विकास के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि पर भी रार हो रहा है। देखिए, रोकने के लिए सैद्धांतिक पॉलिटिक्स होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग दिल्ली एक इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम में गए थे। वो कार्यक्रम कितना बड़ा था वो मायने नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 मिनट का ही एक वक्तव्य आया था कि कोई भी राजनीतिक दल रहे, BJP रहे, कांग्रेस रहे, JMM रहे, आजसू रहे, कोई भी राजनीतिक दल रहे, सपा रहे, लीडर का प्रिंसिपल होना आवश्यक है। पक्ष रहे विपक्ष रहे, अगर जिस दिन इस देश में, इस राज्य में सैद्धांतिक नेताओं का उदय होगा, जिस दिन वो नेता जनता की समस्याओं को खुद से कनेक्ट होकर देखेंगे, जब वो जनता की समस्याओं से रोएंगे, दुखी होंगे, तभी बदल पाएंगे। और नहीं तो परिस्थितियां जस की तस हैं। आज बजट पे चर्चा हो रही है, आज ऊर्जा विभाग का बजट है, श्रम विभाग का बजट है, उद्योग विभाग का बजट है, लेकिन जयराम जी, लेकिन जनता के पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है। शुरू में जो भी जाता है जनता के पास, वो तो अपने आप को नहीं, जनता के पास कुछ नहीं है, जनता के पास कुछ नहीं है पांडे जी। नेताओं में नेतृत्व गुण जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। निसंदेह जनता के पास कोई मीटर नहीं है जिससे वो नापे, वो आकलन कर पाए। अब वो नेताओं की सद्बुद्धि पे निर्भर करता है। अगर उनमें सद्बुद्धि आएगी तो राज्य सदगति से चलेगा, और नहीं तो इसी प्रकार के हम लोग आवाज करते रहेंगे। अभी तो देख रहे हैं, और हम इस पे क्या कहेंगे, सरकार के जो अंग हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। प्रदीप यादव तो विपक्ष में नहीं है, अमित महतो तो विपक्ष में नहीं है, हेमलाल मुर्मू तो विपक्ष में नहीं है। सरकार के जो दल के नेता हैं वो करप्शन के मामले में, प्रशासन पर निरंकुशता के मामले में सरकार को घेर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट मानना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो हैं वो फिलहाल तो सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है। जयराम जी, आज साइकिल का वितरण हुआ, 75% निजी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर। देखिए, मान के चलिए अभी हाईकोर्ट पे रोक लगा है, निजी क्षेत्रों में 75% का जो आरक्षण है उस पर अभी हाईकोर्ट में रोक लगा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये रोक मान के चलिए 2-3 महीने से लगा हुआ है, लेकिन 2-3 महीना से पहले तो रोक नहीं था। उस समय तो सरकार का बकायदा ये फरमान था कि निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। तो ठीक, मैंने एक छोटा सा सवाल किया था श्रम विभाग को और उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उस दिन आपको बताया लगभग 2.5 लाख कर्मी को उन्होंने नामित बताया, जो पेरोल है उसमें मात्र 53,000 झारखंडियों को बताया, यानी 21 से 22% होता है। तो ये अखबारों में कहती है 75%, टीवी चैनलों में आके कहती है 75%, तमाम मीडिया इंटरव्यू में कहती है 75%, लेकिन धरातल में जो संक्षिप्त आंकड़ा हमें मिला है उसमें बाकायदा श्रम नियोजन विभाग ने इस बात को स्वीकार किया है कि 21% ही झारखंड के लोग वहाँ नौकरियां कर रहे हैं निजी क्षेत्रों में। लेकिन जयराम जी, अभी तो झारखंड के लोग कौन है वो आपको पता है। कानून क्या कर रहा है, 1985 10वीं पास 12वीं पास, यही है झारखंड की पहचान। और झारखंड नहीं, ये बिल्कुल तो कानून बना नहीं नया, इसलिए ये शुरू से ही इस राज्य की मांग रही है कि कोई भी नियोजन आने से पहले, नियुक्तियां करने से पहले नीति बननी चाहिए। और आज नीति नहीं बनने के कारण इस राज्य की ये दुर्गति है। इसलिए बीते सत्र में अपेक्षा थी, उस सत्र में नहीं परिपूर्ण हो पाया। कम से कम वर्तमान सत्र में, जो कि एक लंबा सत्र है, इसके बाद पता नहीं 1 साल बाद हम लोग इस तरह लंबे सत्र में बैठेंगे, सरकार को चाहिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित करे। जयराम जी, आज साइकिल का वितरण, हर एक राजनीतिक पार्टी का जो भी उनको वक्तव्य रखने का अवसर मिलता है,
तो हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक नहीं, यानी ये इस बात पर स्पष्ट कि हम प्रत्येक दिन अपना बात को रखेंगे। और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना भी 2 बार दिया। उस समय चूंकि अध्यक्ष कुछ पल के लिए गए थे तो उनके स्थान पर सभापति आए हुए थे, तो हमने 2 बार उनको चिट्ठी भी लिखा कि हम अपना बात को रखेंगे। तो वो अगर सरकार का मंतव्य लेने लगे तो फिर हमें उठकर खड़ा होकर अपना हक को लड़के लेना पड़ा। फाइनली हमने कल अपनी बातों को रखा। बड़ा अच्छा बात आपने कहा, हमको लड़के लेना पड़ा, झारखंड है, लड़के ही सभी ने लिया जी। आज भी आदिवासी सरकार की आदिवासी सड़क पर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा हूँ और मैं कहता आया हूँ, देखिए आदिवासी कोटे से 28 और 2 अनरिजर्व कोटे से यानी 30 विधायक आज हैं आदिवासी समाज के। उसके बाद भी अगर आदिवासियों की परिस्थिति है, इसका मतलब ये है कि जो लोग चुन के आ रहे हैं वो केवल अपनी सोच पा रहे हैं। आज विगत रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो हर एक बार मुख्यमंत्री के पद पर आदिवासी समुदाय का ही बेटा रहा है। उसके बाद भी अगर वो सड़कों पर हैं, धरनों पर हैं, तो मेरे हिसाब से लाजमी है सवालिया चिन्ह लगना कि आखिर ये व्यवस्थाएं किसके लिए, ये व्यवस्थाएं किस काम की। तो ये दुर्भाग्य विषय है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी आदिवासियों का विषय है उस विषय का त्वरित समाधान किया जाए। उसके बाद चूंकि आपके बीच एक आज के हिंदुस्तान का अखबार है बड़ा, चूँकि जिस दिन से सदन आरंभ हुआ है उस दिन से बालू पर जोरदार बहस हुई है। बालू पर इसलिए बहस हुई है क्योंकि बालू आम व्यक्ति जनमानस से सरोकार रखता है। अब वो आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, बालू का निर्माण कार्य में आवश्यकता पड़ती है। और बाकायदा भरी सदन में जो वरिष्ठ विधायक हैं 7 बार के रांची के, उन्होंने मजाकिया लहजा कहिए या गंभीर कहिए, उन्होंने 2 ट्रक बालू का डिमांड भी कर दिया था। आज देखिए माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है। आज ये अबुआ सरकार अबुआ सुशासन की बात करती है, अबुआ शासन की बात करती है। बालू लदे हाईवा से एसडीओ और डीएमओ को कुचलने का प्रयास, बताइए। यानी आईएएस रैंक के पदाधिकारी हैं संभवतः। एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा है तो एक आम व्यक्ति का क्या हो सकता है। पत्रकार महोदयगण, आप सोच सकते हैं कि अगर आम व्यक्ति अगर बालू कोयला के खिलाफ हो जाएगा तो उसकी आवाज को चींटी की तरह मसल के रख दिया जाएगा। जब आईएएस को एकदम पलट के कुचलने का प्रयास, और सरकार सीना ठोक रही है कि सुशासन व्यवस्था है, प्रशासन नियंत्रण में है, पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात। हमारा एक मित्र मिला, वो भी शायद किसी डीएमओ या किसी रैंक पर है। वो कहता है कि जब भी हम जांच के लिए जाते हैं तो बाकायदा थाना प्रभारी हमको पिटवा देते हैं, नाम उनका नहीं लेंगे, थाना प्रभारी उनको पिटवा देते हैं अगर वो माइंस, अवैध माइंस के खिलाफ जांच के लिए जाते हैं। तो ये इस राज्य, क्योंकि सवाल ये है कि इनडायरेक्ट रूप से खादी तक जो कमीशन है वो सीधा पहुंच रहा है। इसलिए आज बेबस हैं, माफियाओं का मनोबल ऊंचा है और आम जनमानस तो छोड़िए, आईएएस आईपीएस भी बेबस हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे अवैध कारोबार में, अगर आईएएस आईपीएस डीसी एसपी अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध कोयला खनन में, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं अवैध बालू के कार्य में, तो डीसी एसपी भी पिट दिए जाएंगे। ये इस राज्य की असलियत है, इस राज्य की सच्चाई है। और ये हम नहीं कर रहे हैं माननीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभगण, ये आपके ही लोकतंत्र का एक सिक्का है, प्रिंट मीडिया कह रही है। क्या लग रहा है, सिंडिकेट काम कर रहा है क्या? बिल्कुल सिंडिकेट, माफिया राज सरकार की उदासीनता से उत्पन्न होता है। माफिया राज सरकार के जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, उनके लोभ से पैदा होता है। जब उन्हें लोभ लगता है वो हर जगह कमीशन खोजने लगते हैं, बालू में, कोयला में, पत्थर में, ढेका में, तो माफिया राज उत्पन्न होता है। क्योंकि वहां आपको इन कामों में आप सादे कपड़े पहनकर ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम आपको काले कपड़े पहनकर करना होगा। इसलिए रात के अंधेरों में सिंडिकेट के माध्यम से करवाते हैं। अभी हजारीबाग में आपने सुना होगा, डीआईजी आए हैं, 50 गाड़ी रोका है उन्होंने अवैध कोयला का। डीआईजी रोके हैं, एसपी नहीं है सड़क पे, डीएसपी नहीं है। सवाल होता है, इसका मतलब है कुछ लोग मैनेज हो रहे हैं, जब वहां तक मैनेज नहीं हुआ तो अटैक। राज्य विकास के लेकिन लिए आप केंद्र तो से जयराम राशि जी कह रहे हैं कि जब सरकार मैनेज है, आप कह रहे खादी तक कमीशन पहुंच रहा है, तो फिर डीआईजी वाईजी की क्या बात है? कुछ लोग हो जाते, छूट जाते, जैसे नया तबादला हुआ तो छूट गए। जब छूट गए तो उनको यह कहा जाता है कि जब अगला बार फिर से जब सिस्टम चलेगा उस समय आपको देखा जाएगा। तो सिस्टम ना चलने